एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर्स पर। इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है जीएलपी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए जीएलपी होता क्या है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस मतलब ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ को प्लान किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसे मॉनिटर किया जाता है और फिर उसे रिकॉर्ड किया जाता है और उस डेटा को कीप किया जाता है। ठीक है, इसके काम क्या पड़ता है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत फ्रॉड होते थे। मतलब कोई भी केमिकल को किसी एनिमल पे टेस्ट किया, अगर वो एनिमल मर गया तो उसे हटा दिया एनिमल को रिपोर्ट किए बिना। ठीक है, तो इस फ्रॉड से बचने के लिए एफडीए ने एक प्रैक्टिस निकाली है जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जनरल गाइडलाइंस रख दी गई हैं कि हर लेबोरेटरीज में ये प्रैक्टिस परफॉर्म होंगी। कौन सी लेबोरेटरीज में, नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरीज में ये सारी गाइडलाइंस परफॉर्म होंगी और मतलब यूज होंगी और इन्हीं के बेसिस पे सारा का सारा वर्क किया जाएगा। टाइम टू टाइम जीएलपी इंस्पेक्टर्स आते रहते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि सारा काम जीएलपी के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक पहले की वीडियो में आपको मैंने पूरी हिस्ट्री बताई थी इसकी। यहाँ पे हमें पढ़ना है हाउ टू प्रैक्टिस जीएलपी, मतलब जीएलपी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। जब जीएलपी सिखाते हैं ना, जीएलपी मतलब पूरा सर्टिफिकेट कोर्स है। जीएलपी सिखाया जाता है हर किसी पर्सनल को, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो जीएलपी में सिखाते क्या है, बेसिक चीज़ें क्या सिखाते हैं। प्रोविजंस मतलब मेन इसका मेन नियम क्या होते हैं। प्रोविजन मतलब नियम है ना, तो मेन नियम क्या होते हैं जीएलपी के। ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, वहाँ की पर्सनल कैसी होती हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो भी टेस्टिंग होगी उसमें उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। जीएलपी जो लैब होती है ना, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। मतलब एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे रखे जाते हैं, एनिमल्स को सप्लाई कैसे करते हैं, एनिमल की केयर कैसे करते हैं, वो सब कुछ इसमें आता है। फिर आता है इक्विपमेंट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि जीएलपी को प्रैक्टिस कैसे करते हैं। जीएलपी सीखते टाइम क्या क्या चीज़ बताई जाती हैं वो आई ये सब। इक्विपमेंट कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट वहाँ पे होते हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। कंट्रोल आर्टिकल्स, टेस्ट आर्टिकल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स की जीएलपी को, नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरीज को स्टडी कैसे किया जाता है, उसके प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं। रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे किया जाता है। और फाइनली डिसक्वालिफिकेशन, कभी कोई स्टडी और डिसक्वालिफिकेशन, जब भी कोई स्टडी खराब हो गई, ठीक है, पूरा बैच मान लो खराब हो गया, तो उस बैच को डिसक्वालीफाई कैसे किया जाता है और उसका क्या रीज़न होता है, वो सब चीज़ें हम जीएलपी में पढ़ते हैं। और जीएलपी होता किसके लिए है, नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ के लिए होता है। मैं एक बार आपको जीएलपी का सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। सी, ये है हमारा जीएलपी का सर्टिफिकेट, जो कि साफ साफ बता रहा है कि इस कंपनी को जीएलपी सर्टिफिकेट मिला है। मतलब यहाँ पे जो भी सामान बन रहा है वो जीएलपी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, एक दूसरा सर्टिफिकेट ये वाला है कि इस वाली कंपनी को जीएलपी सर्टिफिकेट मिला है। मतलब ये वाली कंपनी जीएलपी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। जीएलपी अकॉर्डिंग मतलब टॉक्सिसिटी स्टडीज हो चुकी है यहाँ पे, म्यूटाजेनिसिटी स्टडीज हो चुकी हैं यहाँ पे, एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी स्टडीज हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ हमने ब्रीफ पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। सबसे पहले क्या आता है, जनरल प्रोविजंस। देखिए हम 1 2 3 करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो जीएलपी में सिखाया जाता है, जनरल प्रोविजंस। मतलब जनरल काम क्या, जनरल नियम क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं जीएलपी के, कि जीएलपी किस चीज़ में हेल्प करता है, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ को कंडक्ट करने में हेल्प करता है ये, ताकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जा सके। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटी, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज़ लैब में है ना, उन सबको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं हम जीएलपी के अंडर। ठीक है, सेकंड क्या होगा हमारा, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। मतलब जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, मतलब जहाँ पे नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ की जा रही हैं, उस लैब के अंदर कैसे किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और क्या क्या पर्सनल की क्या क्या रिक्वायरमेंट, पर्सनल मतलब वहाँ पे काम करने वाले लोग, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वहाँ पर, मतलब जीएलपी लेबोरेटरीज़ को मेंटेन कैसे किया जाता है, क्वालिटी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, हर किसी पर्सनल को अलग अलग जॉब, अलग अलग काम प्रोवाइड करना। मतलब किसी पर्सन का काम होगा क्वालिटी एश्योरेंस का, किसी का काम होगा क्वालिटी कंट्रोल का, किसी का काम होगा मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो हर किसी को अलग अलग काम दे देना। और कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ इंटरनल एंड आउटर एजेंसीज, मतलब जो इंटरनल डिपार्टमेंट है, मतलब लेबोरेटरीज़ के अंदर का काम है वो,
और जो आउटसाइड एजेंसीज है, मतलब जो सामान खरीदती हैं, ठीक है, या फिर इन्वेस्टिगेट करने आ रही हैं, उनके बीच में वर्क कोऑर्डिनेट मेंटेन करना, वो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। फिर क्या आता है, पर्सनल, मतलब वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। देखो, आप जब भी किसी लेबोरेटरीज में काम करने जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, पहले आप लोगों को प्रॉपर हाइजीन करवाएंगे हाथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बोलेंगे कि ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करनी, वहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी, प्रिकॉशंस देंगे ना, तो वहीं पे बहुत सारी चीज़ें हम पड़ जाती हैं यहाँ पे कि पर्सनल की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। पहली रिक्वायरमेंट क्या है पर्सनल की, जो भी पर्सनल वहाँ पे काम कर रहा है, मतलब वहाँ मतलब नॉन क्लिनिकल लैब में काम कर रहा है, उसको प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जनरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। और सैनिटेशन, हर किसी पर्सनल सैनिटाइज होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई सी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। एप्रोप्रिएट क्लोथिंग होनी चाहिए उस पर्सनल की, क्लोथिंग मतलब कि जो क्लोथ पहने हैं उसने वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कोई भी कंटामिनेंट किसी भी स्टडी में ना जा पाए, ठीक है। अगर किसी पर्सनल को कोई डिजीज़ है तो उस पर्सनल को काम ना करने दिया जाए ताकि हमें हमारी स्टडीज़ में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये तो मान लो गया ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल। सेकंड हम पढ़ते हैं टेस्टिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट। फॉर ईच नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज टेस्टिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट शैल इंक्लूड। टेस्टिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए कि कोई भी स्टडी करने से पहले वहाँ पे एक डायरेक्टर होना ही चाहिए। हमारे कॉलेज में हर किसी पोस्ट पे, हर किसी कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर होता है, डीन होता है, एचओडी होता है, उन सबका अपना अपना काम होता है ना। तो यहाँ पे यही है, कोई सी भी लेबोरेटरी में हर एक कोई भी डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्टर को रिप्लेस करना है तो उसे रिप्लेस करना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पे, और ये श्योर करना चाहिए कि हर किसी क्लिनिकल स्टडी, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ में क्यूए यूनिट होनी चाहिए ताकि क्वालिटी को अश्योर किया जा सके, ठीक है। अब क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें जीएलपी लेबोरेटरीज़ में, वो है यहाँ पे ईच टेस्टिंग फैसिलिटी शुड बी सुटेबल साइज, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होना चाहिए वहाँ पे, और एडवर्स इफेक्ट्स, मतलब कि इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए टेस्टिंग फैसिलिटी कि वहाँ पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट के चांसेस ना हो। ये नहीं कि मतलब काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आग लग गई, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया, पानी टपक रहा है वहाँ पे, ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जीएलपी लेबोरेटरीज में, एनिमल केयर फैसिलिटीज़, एनिमल सप्लाई फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ फॉर हैंडलिंग टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स। एनिमल केयर फैसिलिटीज़ में क्या जाता है, एनिमल की केयर कैसे की जाती है, ठीक है। अब क्या है, एनिमल जो हमारा टेस्ट एनिमल है, ठीक है, और हमारा जो टेस्ट कंट्रोल एनिमल है उनको सेपरेट करके रखना चाहिए। एनिमल्स को प्रॉपर आइसोलेट, क्वारंटाइन करके रखना चाहिए, और उनकी रूटीन क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, सबको पता होती हैं ये बातें। एनिमल सप्लाई फैसिलिटीज़, देयर शुड बी प्रॉपर स्टोरेज एरिया। एनिमल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज एरिया होना चाहिए जहाँ पे उनको खाना खिलाया जा सके, उनकी सारे एसेंशियल चीज़ें सप्लाई की जा सकें, और उनको प्रॉपर मतलब इक्विपमेंट होते हैं ना एनिमल को साफ़ सफाई करने की, वो वहाँ पे मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। फैसिलिटीज़ फॉर हैंडलिंग टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स, मतलब टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को हैंडल करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, स्टोरेज, प्रॉपर स्टोर होना चाहिए टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स का मतलब, हर जगह ये होना चाहिए कि यहाँ पे कंट्रोल एनिमल्स हैं, यहाँ पे टेस्ट एनिमल्स हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपर लिखा होना चाहिए ये कंट्रोल है, ये टेस्ट एनिमल है। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए उनकी बिल्कुल भी। और स्टोरेज ऑफ टेस्ट एंड कंट्रोल स्टोरेज ऑफ टेस्ट एंड कंट्रोल मिक्सचर्स, आर्टिकल मिक्सचर्स, मतलब यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि टेस्ट एनिमल्स और कंट्रोल एनिमल्स को अलग अलग रखना चाहिए। इक्विपमेंट, अब क्या होता है, जो जीएलपी लेबोरेटरीज में इक्विपमेंट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर डिज़ाइन होने चाहिए, प्रॉपर सुटेबली लोकेटेड फॉर ऑपरेशन इंस्पेक्शन, मतलब प्रॉपर लोकेट होने चाहिए जब भी कोई क्लीनिंग के टाइम पे कोई पर्सनल आई क्लीन करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इंस्पेक्शन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब जहाँ से सामान उठाया वहीं पे रखो, वो चीज़ हो गई ना ये। प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, लोकेटेड प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो सारा काम प्रॉपरली कर दे, ये नहीं कि एक काम करते ही वो इक्विपमेंट टूट गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कैपेसिटी उनकी होनी चाहिए। मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, अब आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कुछ काम किसी इक्विपमेंट से करते हैं वो इक्विपमेंट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होता है। कैलिब्रेटेड मतलब क्लीन होता है अच्छे से, एक बार हम काम करने के बाद उसे क्लीन करके रखते हैं ना, तो उस क्लीनिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैलिब्रेशन, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है
कि जो भी इक्विपमेंट हम जीएलपी लैब में यूज़ करेंगे वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए और इंस्पेक्टेड होना चाहिए। अगर इंस्पेक्टेड नहीं हुआ कोई इक्विपमेंट और उस इक्विपमेंट के जीएलपी इंस्पेक्टर अगर और उसको देख लिया अगर उन्होंने, तो हो सकता है कि जीएलपी लैब में उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े, ठीक है। इंस्पेक्टर्स कुछ भी नेगेटिव एक्शन ले सकते हैं उस इक्विपमेंट के खिलाफ, क्योंकि इस इक्विपमेंट पर लिखा होता है प्रॉपरली आईएसओ सर्टिफाइड इक्विपमेंट, ठीक है, ऐसे टेस्टेड इक्विपमेंट ये लिखा होता है। अगर वो ना नहीं लिखा होता तो मतलब वो टेस्टेड नहीं है और जीएलपी इंस्पेक्टर उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले सकता है। हर किसी इक्विपमेंट के लिए वहाँ पे एसओपी लिखी होनी चाहिए। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी इक्विपमेंट को लैबोरेटरी में कैसे यूज़ करना है उसकी एक एसओपी बनाई जाती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें लिखा जाता है कि इस इक्विपमेंट को किस किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो हर किसी इक्विपमेंट की एसओपी लैब में प्रोवाइड होनी चाहिए और रिटर्न रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। किस चीज़ के? इंस्पेक्शन के, मेंटेनेंस के, टेस्टिंग के, कैलिब्रेशन के, इन सब के रिटर्न रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा इक्विपमेंट्स के बारे में कि वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, वो टेस्टेड होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। एसओपी हर किसी इक्विपमेंट के ऊपर एसओपी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या आता है टेस्टिंग फैसिलिटी ऑपरेशन। पहला क्या पढ़ा हमने? जनरल प्रोविजंस, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल, फिर हमने पढ़ा टेस्टिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट। अब क्या फिर हमने क्या पढ़ा क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं वहाँ पे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं टेस्टिंग फैसिलिटी ऑपरेशन, रिक्वायरमेंट और फैसिलिटीज़ दैट शुड बी मेंटेन इन लेबोरेटरी। जीएलपी लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रिएजेंट एंड सॉल्यूशन, एनिमल केयर, इनको हम फर्स्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैंने जो ऊपर बताया, हर किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए क्या उसका प्रोसीजर क्या है, वो हर किसी इक्विपमेंट के वहाँ पे चिट लगी होनी चाहिए। मतलब मानो आज या फिर कल में आप अपनी किसी लैब में जाना, उस लैब में अगर मान लो वहाँ पे हॉट एयर ओवन रखा होगा, तो हॉट एयर ओवन के ऊपर मतलब उस वॉल पे एक एसओपी पेस्ट होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब इस हॉट एयर ओवन को कैसे मेंटेन करना है वो उस एसओपी में लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो एसओपी क्या होता है? किसी भी चीज़ को कैसे ऑपरेट करते हैं उसका प्रोसीजर होता है वो। तो ये हर किसी इक्विपमेंट के का होना चाहिए लेबोरेटरी में, एसओपी होना चाहिए। रिएजेंट एंड सॉल्यूशन, मतलब जो भी रिएजेंट जीएलपी लेबोरेटरी में पाया जा रहा है वो प्रॉपर लेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी उसमें डिट्राइटेशन है, मतलब वो कुछ भी गंदगी है उसमें, तो उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। उनको एम्बिएंट टेम्परेचर में रखना चाहिए, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर में रखना चाहिए जहाँ पे वो रिएजेंट्स ख़राब ना हो। और एनिमल केयर, टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को अलग अलग रखना चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम एनिमल्स को फीड करना चाहिए, ठीक है। एनिमल क्लीनिंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उस लेबोरेटरी में वो मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। और जो भी एनिमल को हम स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जीएलपी लेबोरेटरीज में, ठीक है। टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स, अब टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर्टिकल्स, मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब एनिमल्स नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब क्या है? रिएजेंट्स। जो भी हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं नॉन क्लिनिकल, सिंस इट इज़ नॉन क्लिनिकल स्टडीज़, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ में एनिमल्स को यूज़ नहीं किया जाता। ऊपर हमने एनिमल्स को मेंटेन करके रखा था, ठीक है, ताकि हम उनको आगे यूज़ कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं ना नॉन क्लिनिकल में, हम केमिकल्स को अलग अलग केमिकल के साथ रिएक्ट करवा के देखते हैं कि क्या रिएक्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर्टिकल्स, टेस्ट आर्टिकल मतलब जिस रिएजेंट को हमें टेस्ट करके देखना है, और कंट्रोल आर्टिकल मतलब जो रिएजेंट बना बनाया है और उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट को बना रहे हैं, ठीक है। उनको कैसे मेंटेन, उनको कैसे कैरेक्टराइज करना चाहिए, करना पड़ता है लेबोरेटरीज में, वो यहाँ पे है। मतलब किसी भी आर्टिकल की आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी, करेक्टरिस्टिक्स वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए हर किसी बैच के लिए, ठीक है। कुछ वो कंट्रोल आर्टिकल या फिर टेस्ट आर्टिकल को किस तरीके से बनाया गया है, उसको कैसे ड्राइव करने गया है, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। कि वो आर्टिकल किस टेम्परेचर पे स्टेबल है, वो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो भी हमारा टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल है उसे प्रॉपर लेबल करना चाहिए। लेबलिंग मतलब जब कोई आप मेडिसिन देखते हो उसके पीछे लेबल होता है ना कि ईच टेस्ट फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन दिस 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 इंग्रेडिएंट्स, इसका कलर ये है, प्रॉपर स्टेबिलिटी, प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन करके रखो, हॉट एंड कूल में रखो, ठीक है, वो सब कुछ होता है ना, उसे हम बोलते हैं लेबलिंग। तो प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए हर किसी आर्टिकल के ऊपर, किस किस चीज़ से, नेम, केमिकल एक्सट्रैक्ट नंबर, बैच नंबर, एक्सपायरेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उन सब से उसको लेबल करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स में हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं।
प्रोटोकॉल टू कंडक्ट नॉन क्लिनिकल लैबोरेटरी स्टडी। अब आप लोग खुद बताओ, जब भी आप लोग नॉन क्लिनिकल लैबोरेटरी स्टडी करोगे, मतलब किसी भी रिएजेंट को दूसरे रिएजेंट के साथ मिक्स करके देखोगे क्या उसका रिएक्शन आ रहा है, तो क्या क्या उसके प्रोटोकॉल होंगे। नॉर्मल सी बात है ना, देखो मैं यहाँ से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल बता रही हूँ भी, ऐसे ही अपने ही इससे बता रही हूँ। उसके रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर, मतलब उसके सारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, एसओपी होने चाहिए। उसको मतलब कि किसी भी आर्टिकल को बनाने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, उस इक्विपमेंट के एसओपी होनी चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर रिएजेंट जो है लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वे होना चाहिए वो इक्विपमेंट, और कैलिब्रेटेड होनी चाहिए सारी की सारी इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं रिएजेंट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं कि नॉन क्लिनिकल लैबोरेटरी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए क्या प्रोटोकॉल होते हैं। तो क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं इसको, टाइटल स्टेटमेंट ऑफ स्टडी होना चाहिए, मतलब कि कोई भी स्टडी कंडक्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। टाइटल स्टेटमेंट ऑफ स्टडी होनी चाहिए, नेम केमिकल कोड नंबर ऑफ आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ कितने आर्टिकल्स हमने यूज़ कर रहे हैं, वो वेट क्या है उसका, और जो हम एनिमल के ऊपर फ्यूचर में कब यूज़ करने वाले उस एनिमल का सोर्स क्या है, ठीक है, आर्टिकल का सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, सब कुछ होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम टेस्ट सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब ये मान लो हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हमारा टेस्ट सॉल्यूशन भी है और नॉर्मल अलग अलग रिएजेंट्स भी हैं, तो हम उस टेस्ट सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। अलग कि किसी भी रिएजेंट को एनिमल में कैसे डालना है, किस मोड से डालना है, मतलब आईवी डालना है, ओरल लेना है, रेक्टल से डालना है, तो वो सब कुछ होना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए, और प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी ऑल द चेंजेस इन द और रिवीजन ऑफ अप्रूव प्रोटोकॉल एंड रीजंस शैल बी डॉक्यूमेंटेड, मतलब कोई उस प्रोटोकॉल को करने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए और डायरेक्टर से उसके साइन होने चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए जेएलबी लेबोरेटरी में, देखो कि किस पर्सनल ने क्या काम किया है, उस पर्सनल का नाम होना चाहिए उसके ऊपर, किस डेट पे स्टडी इनिशिएट की गई थी, किस डेट पे स्टडी ख़त्म की गई है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड एम्प्लॉयड फॉर एनालाइजिंग द डाटा, मतलब प्रॉपर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होनी चाहिए उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, और कितना डोज लेना है उस ड्रग का, क्या रूट से, किस रूट से देना है, कितने ड्यूरेशन वो काम करेगा, वो सब कुछ रिपोर्ट होनी चाहिए। और स्टडी डायरेक्टर, मतलब उस पर्सनल के बाद किस डायरेक्टर ने उसको स्टडी किया है, उसका नेम, अदर साइंटिस्ट, प्रोफेशनल, पर्सनल, जितने भी लोग उस स्टडी में इन्वॉल्व हुए सबका नाम उसमें होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, और कितने रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं वो सब कुछ होने चाहिए। फाइनल रिपोर्ट जो हमारी डॉक्यूमेंट की है वो क्यूए यूनिट के पास जानी चाहिए, ताकि क्यूए यूनिट उसको एश्योर की क्वालिटी को एश्योर कर सके, और जितनी भी करेक्शन हैं वो करेक्शन अमेंडमेंट के फॉर्म में स्टडी डायरेक्टर के पास जानी चाहिए, ताकि स्टडी डायरेक्टर उसको पढ़ के उसमें अपने सिग्नेचर कर सके। अब क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज। अब टेस्टिंग के टाइम पे जब भी जीएलपी इंस्पेक्टर ने देखा कि ये आर्टिकल ह्यूमन बीइंग के ऊपर, फिर किसी भी एनिमल के ऊपर हार्मफुल हो सकता है, इसको यूज़ नहीं करना है लेबोरेटरी में, तो जीएलपी इंस्पेक्टर उस आर्टिकल को डिस्क्वालीफाई कर सकता है तुरंत, या तो जीएलपी इंस्पेक्टर या तो क्यूए इंस्पेक्टर उस फैसिलिटी को तुरंत डिस्कार्ड कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग आर्टिकल्स। तो हम इसे पढ़ते हैं कि लिखा क्या है, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन इफ द टेस्टिंग फैसिलिटी फेल्स टू कंप्लाई विद वन और मोर रेगुलेशन implemented by GLP manual which affect the validity of data leading to adverse outcome, it can be disqualified। वही लिखा है ना, इंस्पेक्शन के टाइम पे अगर कोई भी फैसिलिटी कंप्लाई नहीं कर पाई किसी भी रेगुलेशन को, जो जीएलपी ने दिया उस रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर पाई, तो जीएलपी इंस्पेक्टर उस फैसिलिटी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मतलब मान लो कि एक इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट हमारा टेस्ट आर्टिकल बना रहा है, अब वो इक्विपमेंट अगर टेस्टेड नहीं है, मतलब मान लो आईएसओ क्वालिफाइड नहीं है, और जीएलपी इंस्पेक्टर ने देख लिया, तो जीएलपी इंस्पेक्टर उस इक्विपमेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और ये बोल सकता है कि इस इक्विपमेंट से जितने भी बैच निकले हैं उन सबको वापस बुलाओ, उन सबको भी डिस्कार्ड करो, ठीक है। ये सारी पावर जीएलपी इंस्पेक्टर के बाद पास होती है। प्रॉपर वायलेशंस, मतलब किस किस कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन फॉर परमिट रजिस्ट्रेशन और रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, मतलब किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत होना, किसी भी जीएलपी लैब का जितने रिकॉर्ड्स चाहिए वो नहीं मेंटेन किए गए, उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। और
किसी भी फेलियर टू प्रिपेयर रिटर्न सबमिट रिटर्न रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ में जितने भी रिटर्न रिक्वायर्स चाहिए ना, मतलब मान लो एसओपी चाहिए, ठीक है, और जितनी भी परमिशंस चाहिए होती हैं किसी भी काम को करने से पहले, अगर वो परमिशंस या फिर एसओपी नहीं बनाए गए तब भी पूरे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ कैंसिल हो सकती हैं, डिस्कार्ड हो सकती हैं। सो गाइस, ये सारा हमने पढ़ा है जीएलपी में। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है जीएलपी सिखाते टाइम क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखी होनी चाहिए, ठीक है, और कोई भी लैबोरेटरी स्टडी करने के टाइम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारा यहाँ पे था। सो गाइज, होप यू गेट माई पॉइंट। वीडियो थोड़ी लंबी थी बट होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी ब्यूटीफुली एंड वेरी क्लियरली। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो then please comment, subscribe and put like on it, and feel free to give suggestions over comment section. Thank you guys.